दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कृधा ऑफिशियल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं प्लेटो का न्याय सिद्धांत और शिक्षा प्रणाली। तब हम पढ़ते हैं प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत। तो प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत क्या है? तो प्लेटो एक आदर्श राज्य की कल्पना करते हैं जिसमें वे न्याय की प्राप्ति के लिए दो सिद्धांत देते हैं, जिसमें है राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा प्रणाली। यहाँ नियंत्रित थोड़ा गलत लिखा गया है। दूसरा सिद्धांत देते हैं साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था। दोस्तों, हम शिक्षा प्रणाली के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं। तो शिक्षा अभिभावक वर्ग में कौन शामिल होंगे? सैनिक तथा शासक वर्ग को अपना कर्तव्य पालन करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और शासक वर्ग को राज्य की एकता और सुदृढ़ता बनाए रखनी चाहिए। प्लेटो को आशंका थी कि शिक्षा ने शासक वर्ग में जो संस्कार उत्पन्न किए हैं वो समाप्त हो सकते हैं, वे विपरीत परिस्थितियों में समाप्त हो सकते हैं। मतलब प्लेटो को इस बात की आशंका थी कि शिक्षा प्रणाली ने जो शासक वर्ग के ऊपर जो संस्कार उत्पन्न किए हैं वो विपरीत परिस्थितियों में समाप्त हो सकते हैं। व्यक्ति संपत्ति परिवार के आकर्षण में फंसकर निजी स्वार्थ को प्राथमिकता देने लगेगा, जिससे वे अपने सामाजिक जीवन और कर्तव्यों की अवहेलना कर सकते हैं। प्लेटो सोचता है अगर कोई भी व्यक्ति जिसके पास ज़्यादा संपत्ति है और वह परिवार से मोह करता है तो उस आकर्षण में फंसकर वह अपने निजी लाभ के लिए कार्य करेगा। अगर व्यक्ति अपने निजी लाभ के लिए कार्य करेगा तो वह सामाजिक जीवन के जो कर्तव्य हैं, सामाजिक जीवन के कर्तव्यों की अवहेलना कर सकता है। अभिभावक वर्ग के मार्ग में आने वाली इन बाधाओं को प्लेटो पहले से ही दूर करना चाहता है। इस कारण वह अभिभावक वर्ग के लिए सामाजिक व्यवस्था का सुझाव दिया है। इसमें दो तत्व शामिल हैं। जैसे पहला तत्व है संपत्ति विषयक साम्यवाद, यानी वो संपत्ति विषयक साम्यवाद की और परिवार विषयक साम्यवाद की बात करता है। तो प्लेटो के अनुसार संपत्ति विषयक साम्यवाद और परिवार विषयक साम्यवाद है क्या? चलिए जानते हैं। प्लेटो अपने साम्यवाद की व्यवस्था केवल दो वर्गों, शासक और सैनिक वर्ग, जिन्हें वह संरक्षक या अभिभावक वर्ग कहता है, के लिए करता है। वह तृतीय वर्ग, जो कि समाज का सबसे बड़ा भाग है, के लिए साम्यवादी व्यवस्था की आवश्यकता महसूस नहीं करता। प्लेटो ने सामाजिक व्यवस्था में तीन वर्गों की बात की थी। दार्शनिक शासक, यानी जो राजा होता है, वे लोग जो बुद्धि और ज्ञान के आधार पर राज्य का संचालन करते हैं, उन्हें प्लेटो ने राजा कहा है। वे लोग जो राज्य की सुरक्षा और रक्षा का कार्य करते हैं, तो प्लेटो ने इन्हें अभिभावक वर्ग या संरक्षक वर्ग कहा है, जो राज्य की सुरक्षा का कार्य करते हैं। लेकिन प्लेटो तीसरे वर्ग की भी बात करते हैं, जिसमें वे श्रमिक और व्यापारी आते हैं। वे लोग जो कृषि, व्यापार या अन्य आर्थिक गतिविधि में लगे रहते हैं। लेकिन प्लेटो ने संपत्ति और परिवार विषयक साम्यवाद की बात सिर्फ दो ही वर्ग के लिए की है, राजा और योद्धा, जिसे उन्होंने अभिभावक या संरक्षक वर्ग कहा है। तो अब हम बात करते हैं संपत्ति का साम्यवाद होता क्या है। शासक और सैनिक वर्ग के लिए संपत्ति का निषेध, मतलब शासक और सैनिक वर्ग संपत्ति नहीं रखेंगे, उनकी कोई निजी संपत्ति नहीं होगी। संपत्ति एक ऐसा आकर्षण होता है जो किसी भी व्यक्ति को अपने दायित्व व कर्तव्यों से विचलित कर सकता है। इतिहास इस चीज़ का गवाह है। जब जब किसी भी राजा के अंदर संपत्ति का ज़्यादा मोह आ जाता है, संपत्ति ज़्यादा कमाने की इच्छा आ जाती है, तो वह कुछ भी कर सकता है। शासक व्यक्तिगत संपत्ति से स्वामित्व समाप्त किया जाना चाहिए। मतलब प्लेटो कहता है कि शासक को व्यक्तिगत संपत्ति यानी स्वयं की संपत्ति से स्वामित्व यानी अपना अधिकार समाप्त कर देना चाहिए। यदि शासक चाहे भी तो उनके पास कोई संपत्ति नहीं हो तथा शासक वर्ग में किसी चीज़ की इच्छा ही व उत्पन्न होने पाए जिससे शासक भ्रष्ट होने का प्रयास भी कर सके। इसका अर्थ है कि यदि शासक चाहे कि उसके पास निजी संपत्ति हो, लेकिन फिर भी उसे संपत्ति नहीं दी जानी चाहिए।
और एक राजा को शासन का कार्य कैसे करना चाहिए? साहस व बुद्धि से संपन्न एक शासक शासन का कार्य अच्छी तरीके से कर सकता है। अब हम बात करते हैं प्लेटो के साम्यवाद की विशेषताओं के बारे में। तो प्लेटो की साम्यवाद की विशेषता क्या है? सभी नागरिकों के लिए नहीं बल्कि शासक व सैनिक वर्ग के लिए संपत्ति का निषेध किया है। मतलब प्लेटो कहता है कि श्रमिक व्यापारी वर्गों को संपत्ति रखने का अधिकार है, लेकिन शासक और जो सैनिक वर्ग होते हैं उन्हें संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। इसका उद्देश्य है राजनीतिक और आर्थिक नहीं, आर्थिक विषमता को दूर करना नहीं बल्कि शासन को दोष मुक्त करना। कि जो साम्यवाद के विचार है उसका प्रमुख उद्देश्य है राजनीतिक और राज्य में जो सैनिक और जो शासक होते हैं उनको दोष मुक्त करना। प्लेटो का साम्यवाद भोग का नहीं वरन त्याग का मार्ग है। प्लेटो का साम्यवाद भोग का नहीं बल्कि त्याग का मार्ग है। प्लेटो राजनीतिक और आर्थिक शक्ति को अलग अलग रखना चाहते हैं। उनका मानना था कि जिन लोगों के हाथ में राजनीतिक शक्ति ना हो उसका कोई आर्थिक हित नहीं हो सकता है। मतलब प्लेटो कहते हैं कि जिन लोगों के हाथ में राजनीतिक अधिकार शक्ति नहीं है उनका कोई आर्थिक हित नहीं हो सकता। सेवाइन के शब्दों में सरकार के ऊपर धन के दूषित प्रभाव का प्लेटो का इतना दृढ़ विश्वास था कि उसे दूर करने के लिए उसे स्वयं संपत्ति का ही विनाश करना पड़ा। जहाँ तक कि शासकों और सैनिकों का संबंध है। सेवाइन कहते हैं कि प्लेटो को इस बात पर पूरा विश्वास था अगर किसी भी शासक या सैनिक वर्ग के पास संपत्ति या परिवार आएगा तो शासक या सैनिक वर्ग भ्रष्ट हो सकता है। इसलिए उसने शासक और सैनिक वर्ग को भ्रष्ट न होने के लिए संपत्ति का ही पूरी तरह से विनाश कर दिया। शासन व रक्षा कार्य करने वाले व्यक्तियों को धन व आर्थिक गतिविधियों से दूर रहना चाहिए ताकि वे निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। अब अरस्तु प्लेटो के संपत्ति विषयक साम्यवाद की आलोचना करते हैं। तो अरस्तु क्या कहते हैं? निजी संपत्ति व्यक्ति के समुचित विकास के लिए आवश्यक होती है। अरस्तु कहते हैं कि व्यक्ति की निजी संपत्ति व्यक्ति के सर्वांगीण संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक होती है। अपनी दयालुता, उदारता, परमार्थ भाव को प्रकट करने के लिए निजी संपत्ति अत्यंत आवश्यक है। संपत्ति के गुणों की अवहेलना की है उसने। तो अरस्तु कहते हैं कि प्लेटो ने संपत्ति के गुणों की अवहेलना की है। संपत्ति व्यक्ति में पुरुषार्थ की भावना को विकास करती है। वह प्रेरणा शक्ति तथा व्यक्ति की स्वाभाविक शक्ति होती है। उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं किया है। प्लेटो ने संपत्ति का जो साम्यवाद है वो उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं किया है, जो कि समस्त राज्य की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग है। एकता के सूत्र नहीं बल्कि राज्य को दो वर्ग में विभक्त कर देती है। सामान्य जीवन के अनुभव के विपरीत इससे उदासीनता, अकुशलता जैसे भाव आएंगे। प्लेटो कहता है कि जब किसी राजा के पास अपनी संपत्ति नहीं होगी तो वह सभी अनुभवों से मुक्त रहेगा, तो वह शासन का कार्य अच्छी तरीके से कर पाएगा। उसमें किसी भी प्रकार का मोह नहीं होगा, वह उदासीन होगा। लेकिन प्लेटो की इस बात का विरोध अरस्तु करते हैं। अब हम बात करते हैं परिवार विषयक साम्यवाद की। तो प्लेटो परिवार विषयक साम्यवाद की क्या बात करते हैं? तो अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति के निषेध के साथ प्लेटो ने उन्हें निजी परिवार से भी वंचित कर दिया है। प्लेटो कहते हैं कि एक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को परिवार का मोह नहीं रखना चाहिए। शासक वर्ग कुशलतापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन कर सके, इसलिए उन्हें संपत्ति के मोह के साथ परिवार के मोह से भी मुक्त किया जाना चाहिए। प्लेटो का मत है कि परिवार का मोह संपत्ति के मोह से भी ज़्यादा प्रबल होता है। अभिभावक वर्ग, स्त्री या पुरुष, कोई अपना निजी परिवार नहीं बनाएगा। स्त्री सबकी समान रूप से पत्नियां होंगी, इनकी संतानें भी समान रूप से सबकी होंगी। ना तो माता पिता अपनी संतान को जान सकेंगे और ना तो संतान अपने माता पिता को जान सकेंगे। इस
योजना के पक्ष में प्लेटो कुछ तर्क देता है, जैसे अभिभावक वर्ग परिवार के मोह से मुक्त रहेगा, राज्य में एकता स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है, स्त्री की स्वतंत्रता और समान अधिकार हेतु और श्रेष्ठ संतान उत्पत्ति के लिए भी परिवार का साम्यवाद आवश्यक है। दोस्तों, इसे साधारण भाषा में समझें। मतलब प्लेटो एक ऐसे परिवार की बात करता है जो परिवार है लेकिन परिवार नहीं मानेगा। अभिभावक वर्ग स्त्री या पुरुष का कोई अपना निजी परिवार नहीं होगा। स्त्रियां समान रूप से पत्नियां होंगी, इनकी संतान भी समान रूप से होंगी। अब हम बात करते हैं अरिस्टो द्वारा प्लेटो के परिवार विषयक साम्यवाद की आलोचना। तो समूचे राज्य को परिवार नहीं माना जा सकता। अरिस्टो कहते हैं कि पूरा राज्य एक परिवार नहीं हो सकता। पति पत्नी के संबंध की पवित्रता का ध्यान नहीं रखा है। जो वस्तु सबकी होती है उसकी कोई परवाह नहीं करता। अरिस्टो कहता है कि जो वस्तु पर सबका अधिकार होता है उसकी कोई परवाह नहीं करता। चरित्रहीन करने वाली व्यवस्था है। अभिभावक वर्ग पारिवारिक जीवन के व्यावहारिक अनुभव से वंचित रहेगा। उत्तम संतान के लिए पशु जगत को लागू करना सही नहीं है। इस व्यवस्था में एकता की बजाय स्त्रियों में कला विवाद ही बढ़ेगा। अरिस्टो कहता है कि उत्तम संतान के लिए पशु जगत को लागू करना सही नहीं है। इस व्यवस्था में एकता की बजाय स्त्रियों में कला विवाद ही बढ़ेगा। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की कल्पना को साकार करने के लिए जिस साम्यवादी व्यवस्था की कल्पना की है वह सैद्धांतिक दृष्टि से अच्छी क्यों ना हो, व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो यह वास्तविकता में खरी नहीं उतरती। परिवार विषयक साम्यवाद की अव्यवहारिकता इस बात से स्पष्ट होती है कि अभी तक व्यवहार में से कहीं भी अपनाया नहीं जा सका है। दोस्तों, एक बार और देखते हैं प्लेटो के साम्यवाद को। आदर्श राज्य के न्याय की प्राप्ति के लिए प्लेटो ने दो सिद्धांत दिए हैं, राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा प्रणाली और सेकंड है साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था। प्लेटो को इस बात की आशंका थी कि शिक्षा ने शासक वर्ग में जो संस्कार उत्पन्न किए हैं वे विपरीत परिस्थितियों में समाप्त हो सकते हैं। व्यक्ति संपत्ति और परिवार के आकर्षण में फंसकर निजी स्वार्थ को प्राथमिकता देने लगेगा, जिससे वे सामाजिक जीवन और कर्तव्यों की अवहेलना कर पाएगा। इसलिए इन कर्तव्यों की अवहेलना को रोकने के लिए उसने साम्यवाद की बात कही थी। प्लेटो कहता है कि राजा और सैनिक वर्ग अपने कर्तव्यों से विमुख ना हो, इसलिए वह साम्यवाद का सिद्धांत लेकर आता है। प्लेटो दो तरह के साम्यवाद की बात करता है। पहला साम्यवाद है संपत्ति विषयक और दूसरा साम्यवाद है परिवार विषयक साम्यवाद। तो पहले संपत्ति विषयक साम्यवाद क्या होता है प्लेटो के अनुसार? तो राजा और सैनिक वर्ग को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, मतलब राजा और सैनिक वर्ग के पास निजी संपत्ति नहीं होगी। दूसरी है परिवार विषयक साम्यवाद। इसका अर्थ यह होगा कि राजा और सैनिक वर्ग का कोई परिवार नहीं होगा। प्लेटो इस बात को जानता था कि अगर परिवार नहीं होगा तो राज्य की जनसंख्या कैसे बढ़ेगी। तो इसके लिए प्लेटो ने कहा है कि राजा को पत्नी रखने का अधिकार है, लेकिन उसका प्रमुख उद्देश्य होगा संतान उत्पत्ति करना। लेकिन जैसे ही संतान उत्पत्ति हुई उसे राज्य को सौंप देना और फिर उसे नहीं पता होगा कि कौन सी संतान उसकी है, और ना ही माता पिता और संतान को पता होगा कि उनके माता पिता और संतान कौन सी है। तो इस तरह प्लेटो परिवार और संपत्ति के साम्यवाद की बात करता है। दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।